रवि एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर साउंड। चैप्टर 12 है और इसका अब लास्ट पार्ट है। फाइनली ये चैप्टर अब कंप्लीट हो जाएगा। तो एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं और अल्ट्रासाउंड जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं अलॉन्ग वेल डिफाइंड पाथ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स। मतलब ये है कि अगर इनके रास्ते में कुछ आ भी जाए, सपोज करिए ये दीवार भी आ गई या फिर कोई टावर आ गया या पेड़ आ गया, उसके बावजूद भी ऑब्स्टिकल्स कुछ भी आ जाए, अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है सीधा ट्रैवल कर सकती हैं अपने वेल डिफाइंड, मतलब आप डिफाइन कर दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रैवल करना है, तो रास्ते में कुछ भी आ जाए उसको चीरती हुई निकल जाती हैं। और इनका जो मेडिकल पर्पसेस के लिए से कहते हैं ना कि पेट का अल्ट्रासाउंड करवा लो, पता लग जाएगा क्या है। तभी तो देखिए पेट को चीरती हुई क्या मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा और ये अल्ट्रासाउंड वेव्स चली जाती है हमारी बॉडी में, अंदर की पूरी पिक्चर बना देती है। इंडस्ट्रीज़ में और मेडिकल पर्पस के लिए इनका काफ़ी इस्तेमाल करा जाता है। अल्ट्रासाउंड जो है जनरली साफ़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे पार्ट्स जिनको जहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना, बिल्डिंग्स में या फिर इंडस्ट्रीज़ में, उनको सफाई के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए स्पाइरल ट्यूब, ऐसी गोल 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 जो इस टाइप की ट्यूब्स होती हैं, और अजीब अजीब से शेप के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इनको साफ़ करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स जिनको क्लीन करना है ना, उनको एक क्लीनिक सोल्यूशन में रखते हैं और अल्ट्रासाउंड वेव जो है उस सोल्यूशन में भेज दी जाती है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं, तो डस्ट, डर्ट, ग्रीस सारी की सारी ये बाहर निकाल देती हैं और ऑब्जेक्ट एकदम क्लीन हो जाता है। तो क्या क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट फ़ायदा ये है कि पहले तो ये मेडिकल और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, मेडिकल पर्पस और इंडस्ट्रीज़ में। फिर ये ऐसी जगह भी पहुंच जाते हैं जहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल है और बहुत सारे पार्ट्स को, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, स्पाइरल ट्यूब, ऑड शेप पार्ट्स, उनको ये साफ आराम से कर देते हैं। उन पार्ट्स को क्लीनिंग सोल्यूशन में रखा जाता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स उन सोल्यूशन में भेजी जाती हैं और सारी गंदगी निकाल करके अल्ट्रासाउंड वेव्स बाहर फेंक देती हैं और ऑब्जेक्ट क्लीन हो जाता है। दूसरा फ़ायदा है कि अल्ट्रासाउंड वेव्स डिटेक्ट कर सकती हैं कि भाई मेटल का ब्लॉक है या फिर कोई बिल्डिंग है उसमें कोई क्रैक तो नहीं आ गया है कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि कई कई स्टोरी की बिल्डिंग्स होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर क्रैक आ गया तो मतलब पूरी बिल्डिंग गिरने का खतरा है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, मशीन हो गई या फिर साइंटिफिक इक्विपमेंट हो गया, उसमें कोई क्रैक तो नहीं है, कोई होल तो नहीं है, ये देखने के लिए, क्योंकि हम लोग नॉर्मली देखेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा, बट अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है वो इस तरीके से पास होती है कि अगर हल्का सा भी क्रैक है ना तो वो वेव्स वापस आ जाती हैं और जहाँ पे से वो वापस आएंगी हमें समझ आ जाएगा और फिर वहाँ हम ठीक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे डिटेक्टर्स होते हैं और ये अल्ट्रासाउंड वेव्स है। तो अल्ट्रासाउंड वेव ऐसे सीधी सीधी जा रही है, बट यहाँ पे देखिए ये डिफेक्ट था या फिर कुछ क्रैक था, तो यहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव उल्टी वापस चली गई और जहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव उल्टी गई ना वापस, बस हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे क्रैक है और वहाँ पे ठीक कर लेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ से पास नहीं हुई है इस वाले डिटेक्टर में। तो अल्ट्रासाउंड वेव से हम लोग कोई क्रैक या उसमें होल या ये सब चीज़ें भी चेक कर सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, जिसमें नॉर्मली हम लोग नहीं कर पाते हैं। अब ऑर्डिनरी साउंड जो है ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस सच पर्पस एज इट विल बेंड अराउंड द कॉर्नर्स। तो ऑर्डिनरी तो साउंड जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए डिफेक्ट को ढूंढने के लिए कि कहाँ पर है, अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे हमें आगे बताते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं उनको रिफ्लेक्ट कराया जाता है हमारे हार्ट के काफ़ी सारे पार्ट से, ताकि हम लोगों को इमेज मिल जाए हार्ट की, और इसको हम लोग इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। देखिए कार्डियोग्राफी हमेशा हार्ट के लिए इस्तेमाल होता है शब्द। तो अगर अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम लोग अपने हार्ट से रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो हार्ट की इमेज बन जाती है, इसको हम लोग इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। तो ये मतलब मेडिकल का पर्पस हो गया। इससे पहले हम लोग बिल्डिंग्स का देख रहे थे, मेडिकल का कि इकोकार्डियोग्राफी, आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि इकोकार्डियोग्राफी में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट में इसको वेव्स को भेजते हैं, रिफ्लेक्ट होकर के आ जाता है तो हार्ट की इमेज बन जाती है। अल्ट्रासाउंड स्कैनर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को इमेज लेने के लिए हमारी बॉडी के पार्ट्स की, ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की इमेज लेने के लिए जो है अल्ट्रासाउंड स्कैनर का भी इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर जो है वो इमेज ले सकता है पेशेंट के ऑर्गन्स की, जैसे कि लिवर की, गॉल ब्लैडर की, यूट्रस की, किडनी की। तो लिवर, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, किडनी, इन सब की इमेज जो है डॉक्टर ले सकते हैं अल्ट्रासोनिक स्कैनर से। और कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई दिक्कत है, तो अल्ट्रासोनिक स्कैनर से इमेज लेकर के पता लग जाएगा। और कई बार होता है ना कि किडनी स्टोन्स हो जाते हैं तो वो भी इससे डिटेक्ट हो जाता है। तो हाँ, इसमें आगे है वो
तो इस टेक्निक को हम लोग अल्ट्रासाउंड वेव क्या करती हैं, ट्रैवल करती है हमारी बॉडी के टिश्यूज़ से, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं रीजन में जहाँ पर टिश्यू में कुछ बदलाव होता है। क्योंकि पहले हमने बिल्डिंग का देखा था ना कि बिल्डिंग में क्रैक होता है, तो जैसे कि वैसे सीधी सीधी जा रही होती है बट बिल्डिंग में क्रैक होता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी के टिश्यूज़ में कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई गड़बड़ है, तो वहाँ से ये अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। टिश्यू की डेंसिटी में अगर चेंज आ रहा होगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और फिर इन वेव्स को, अल्ट्रासोनिक वेव्स थी पहले, फिर इन वेव्स को हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक सिग्नल से उस ऑर्गन की पूरी इमेज बन के आ जाती है और ये इमेज मॉनिटर्स पे हमें दिख जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ ऑल्सो used for examination of the fetus during pregnancy to detect congenital defects and ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज़। तो इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी का इस्तेमाल, जैसे कि फीटस का मतलब जो बच्चा पैदा होने वाला होता है, बच्चे को देखने के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पर अल्ट्रासोनोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है, ये देखने के लिए कि उसको कोई कंजेनाइटल मतलब पैदा होने से पहले की मतलब बच्चे की बॉडी में कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको कोई बीमारी नहीं है ना। तो ये सब चेक करने के लिए भी अल्ट्रासोनोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग को बिल्कुल अगर याद ना आए एग्जाम में, तो एक तो इको कार्डियोग्राफी हार्ट की इमेज के लिए, और अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी जो है उसमें बॉडी की इमेज लेते हैं और देख लेते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है अंदर। तो ये हम लोगों के एप्लीकेशन थे अल्ट्रासाउंड के। अब देखते हैं सोनार। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सोनार क्या होता है। तो देखिए, एक्रोनिम सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग जो है वो सोनार का मतलब होता है। सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही इस्तेमाल करती है मेजर करने के लिए कि भाई कोई चीज़ कितनी दूर है, उसकी डायरेक्शन कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है पानी के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। तो द एक्रोनिम सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग ये याद कर लीजिए। एक्रोनिम का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट। तो सोनार मेनली जो पानी के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनकी डिस्टेंस, वो कितना दूर है ज़मीन मतलब ऊपर सरफेस से, डायरेक्शन कहाँ पर है, उनकी स्पीड कितनी है, ये सब। तो सोनार वर्क कैसे करता है, तो ये हमें अब इसमें देखना है, ये एग्जाम में भी आ सकता है। सोनार कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ डिटेक्टर एंड इंस्टॉल्ड इन अ बोट और शिप। तो सोनार में एक ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर ऐसी चीज़ होता है जो कि सिग्नल्स भेजने का काम करता है, और डिटेक्टर उस सिग्नल्स जो आए हैं उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। तो सोनार में एक ट्रांसमीटर होता है, एक डिटेक्टर होता है जो कि बोट या फिर शिप पर लगा हुआ होता है। देखिए यहाँ पर बता रखा है कि ये बोट है या फिर शिप, कुछ भी कह लो इसे, और ये वाटर के ऊपर है। अब इसमें नीचे की तरफ एक डिटेक्टर भी लगा होता है। देखिए नीचे की तरफ डिटेक्टर भी है और ट्रांसमीटर भी है, और सी बेड पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है डिटेक्टर ट्रांसमीटर जाता है और पता लग जाता है जो भी चीज़ होती है। तो द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो जो ट्रांसमीटर होता है वह प्रोड्यूस करता है और ट्रांसमिट करता है, मतलब भेजता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को। ये वेव्स ट्रैवल करती हैं पानी से आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द सी बेड। तो सी बेड का मतलब है समुद्र तल पर, जहाँ पर पानी खत्म हो जाता है वहाँ पर जाकर के कोई अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उस ऑब्जेक्ट को जा कर के वो देख लेते हैं कि क्या है, और फिर वहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्ट होकर के आ जाती हैं और डिटेक्टर उसको सेंस कर लेता है। मतलब यहाँ पर अगर ट्रांसमीटर है तो यहाँ पे वेव गई, फिर उसके बाद जो भी चीज़ होगी वो वापस आ गई और डिटेक्टर में डिटेक्ट हो गई कि वो चीज़ क्या है। तो डिटेक्टर कन्वर्ट द अल्ट्रासोनिक वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच आर अप्रोप्रिएटली इंटरप्रेटेड। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है डिटेक्टर में वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसको समझा जाता है कि वो चीज़ क्या है। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्टेड द साउंड वेव कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। तो भाई कितना डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट का, ये हम लोग बता सकते हैं कैसे, कि भाई स्पीड ऑफ साउंड कितनी थी पानी में, और टाइम इंटरवल कितना था ट्रांसमिशन और रिसेप्शन में अल्ट्रासाउंड के। तो ट्रांसमिशन मतलब यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ जाने के बाद वापस आया, इसमें कितना टाइम लगा, उसके हिसाब से ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के टाइम पीरियड जितना होता है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि भाई वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, कितनी दूरी पे है। देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए इसको, कि डिटेक्टर कन्वर्ट करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और फिर उसको समझा जाता है। डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब जो समुद्र के नीचे या पानी के नीचे जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस हम लोग को पता लगता है कि
द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्टेड द साउंड, मतलब डिस्टेंस जो कि साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, वेव कैन बी कैलकुलेटेड, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। मतलब स्पीड ऑफ साउंड अगर हमें पानी में पता है तो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। और टाइम इंटरवल हम लोग ट्रांसमिशन और रिसेप्शन की बिट कैसे कब ट्रांसमिट हो रहा है और उसके ट्रांसमिट होने के बाद हमारे पास वापस डिटेक्टर में आ रहा है, उसके बीच का कितना टाइम है, उससे हम लोग डिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो लेट द टाइम इंटरवल बिटवीन द ट्रांसमिशन रिसेप्शन और अल्ट्रासाउंड बी टी एंड स्पीड बी वी। तो टाइम इंटरवल को हम लोग जा रहा है वापस आ रहा है उसको टी ले लेते हैं, और स्पीड ऑफ साउंड जो है उसको हम लोग सी बेट में कि स्पीड कितनी है साउंड की उसको वी ले लेते हैं, और टोटल डिस्टेंस जो है वो 2d ले लेते हैं। तो अल्ट्रासाउंड का फिर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि 2d इज इक्वल्स टू वी इंटू टी। तो टोटल डिस्टेंस अगर ये है तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, तो स्पीड ऑफ साउंड इंटू कितना टाइम लगा है ट्रांसमिशन में और वापस आने में। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 2d क्या है, 2d का मतलब है टोटल डिस्टेंस, v का मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, और टी जो है वो है कि उसको ट्रांसमिशन जाने में और आने में कितना टाइम लगा हुआ है। द अबव मेथड इज कॉल्ड द इको रेंजिंग। तो ये जो मेथड है ना 2d इज इक्वल्स टू वी इंटू टी, जिसमें हमें ट्रांसमिशन से डिस्टेंस और टाइम वगैरह पता लगा लेते हैं, इसको हम लोग इको रेंजिंग कहते हैं। द सोनार टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी। तो सोनार टेक्निक जो है वो समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए हम लोग को काम आती है। एंड टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स, वैलीज, सबमरीन्स, आइसबर्ग, संकर शिप। तो ये जो टेक्निक है इको रेंजिंग, जो ट्रांसमीटर से ट्रांसमिशन से भेजा जाता है और फिर उसके बाद डिटेक्ट होने के बाद रिसेप्टर में आ जाता है, फिर हमें समझ में आ जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इको रेंजिंग कहते हैं। और सोनार टेक्निक जो है ना वो उससे हमें समझ में आ जाता है कि जो समुद्र है उसकी डेप्थ कितनी है, और लोकेट कर सकते हैं हम पानी के अंदर, जैसे कि जो समुद्र वगैरह, समुद्र के अंदर हिल्स हैं, वैलीज़ हैं, या फिर सबमरीन्स हैं, आइसबर्ग्स हैं, तो इसके नीचे जो भी चीज़ है वो क्या है, मतलब समझने के लिए हम लोग इको रेंजिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं। अब इसमें हमें बताया गया है कि जैसे कि पहले मेंशन किया हुआ है कि बर्ड जो हैं वो अपने प्रे के लिए, मतलब अपने खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अंधेरी रात में निकलती हैं और वो डिटेक्ट कर लेती हैं। कैसे डिटेक्ट करती हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है कि बैट्स जो है ना, बैट्स अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करती हैं अपने लिए खाने को ढूंढने के लिए। तो हाई पिच्ड अल्ट्रासोनिक स्क्वीक्स ऑफ द बैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्स्टिकल्स ऑफ प्रे एंड आर रिटर्न टू द बैट ईयर। तो काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो निकालती है, और जो प्रे है, जो भी उसका खाना है, वो उससे जाके टकराता है, फिर वो वापस आ जाती है। तो उससे समझ में आ जाता है कि भाई कितना डिस्टेंस है, कहाँ पर जाना है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स ही ये निकालती है बैट अपना खाना ढूंढने के लिए। द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन टेल द बैट वेयर द ऑब्स्टिकल और प्रे इज एंड व्हाट इज इट लाइक। तो पोर्पोइजेस ऑल्सो यूज अल्ट्रासाउंड फॉर नेविगेशन एंड लोकेशन ऑफ फूड इन द डार्क। तो देखिए बैट हो गए, दो जानवरों के नाम क्या क्या पता लग गया है आपको, एक तो बैट हो गए और एक हो गए पोर्पोइजेस। बैट और पोर्पोइजेस इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का अपने खाने को ढूंढने के लिए। तो बैट्स हो गए, पोर्पोइजेस हो गए, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने खाने को ढूंढ सके। तो वही है कि भाई अपना ये लोग ट्रांसमिट करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, फिर इनका जो खाना वगैरह है वहाँ से आकर के रिफ्लेक्ट होकर के वापस इनको आ जाता है, तो पता लग जाता है कि कितना इनका डिस्टेंस है। तो पोर्पोइजेस और बैट्स आपको याद रखना है कि ये लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने को ढूंढने के लिए। अब फाइनली ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर और चैप्टर कंप्लीट। अब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, हमारा कान कैसा होता है, हम लोग सुनते कैसे हैं, कान से सुनते हैं। वी आर एबल टू हियर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस कॉल्ड द ईयर। तो हम लोग बहुत एक सेंसिटिव सी डिवाइस होती है जिसको हम लोग कान कहते हैं, उसकी मदद से ही सुन पाते हैं। इससे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इट अलाउ अस टू कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशंस इन एयर। तो हवा का प्रेशर वेरिएशन कितना हो रहा है उसको हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं। देखिए प्रेशर वेरिएशन का मतलब है कि तेज़ हवा चल रही है या फिर कम हवा चल रही है, या फिर दबाव कितना है एटमॉस्फेयर में। और इन एयर विद ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रैवल टू द ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व, द ऑडिटरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इज डिस्कस बिलो। तो देखिए क्या होता है, बेसिकली हम लोग बाहर से जो है कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, कोई चीज़ कम है, कोई चीज़ ज़्यादा है, वो हमारा कान डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद ना उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जी हाँ हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करता है हमारे दिमाग को, और फिर दिमाग से फिर से वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू वापस आ जाता है, फिर हम लोग उसको सुन पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको पिन्ना कहते हैं, और फिर हैमर, डमरू होता है हमारे कान में, मतलब हैमर नाम दिया हुआ है, वो थोड़ा हिलता रहता है ना इसलिए। फिर उसके बाद स्टिरअप, फिर
ये ऑडिटरी कैनाल होता है। तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं और फिर ऑडिटरी सिग्नल मतलब सुनने योग्य आवाज़ में वो वापस आ जाते हैं। ऑडिटरी नर्व होती है, फिर ओवल विंडो, कान में जो खुला सा स्पेस होता है। तो ये सारा का सारा बताया गया है। और जो बाहर वाला पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, ये आउटर ईयर जो हमें बाहर दिखता है। मिडल ईयर और इनर ईयर जो है वो हमारे सर के अंदर वाले पार्ट में होता है, गर्दन में। तो आउटर ईयर को हम लोग क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। इट कलेक्ट द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जो पिन्ना वाला पार्ट है ना, वो आप बाहर के आसपास, ये देखिए जो आउटर वाला पार्ट है इसको पिन्ना कहते हैं, और ये सराउंडिंग की आवाज़ों को जो है इकट्ठा करता है और उससे हम सुन पाते हैं। द कलेक्टेड साउंड पासिस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल। और जो साउंड हम लोगों ने कलेक्ट करी है पिन्ना से, वो जो ऑडिटरी कैनाल है ना, ये इससे आगे जा करके पास होती है। At the end of the auditory canal there is a thin membrane called the eardrum or the tymphatic membrane। तो फिर ये जो ऑडिटरी कैनाल है, सबसे पहले पिन्ना था जिससे हम लोग आवाज़ को सुन रहे थे, फिर ये ऑडिटरी कैनाल है जिससे पास हो रही है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक आता है ऑडिटरी नर्व, जिससे हम लोग आगे फर्दर सुन पाते हैं। तो फिर उसके बाद ऑडिटरी कैनाल एक थिन सी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग ड्रम बोलते हैं। व्हेन द कंप्रेशन ऑफ द मीडियम रीचेस द ईयर ड्रम, द प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीज एंड फोर्सेज द ईयर ड्रम इनवर्ड। तो देखिए इसका मतलब है जब कंप्रेशन मतलब कोई दबाव पड़ता है, यानी कि कोई साउंड आती है, तो फिर हमारे ईयर ड्रम से प्रेशर पास होता है और द आउटसाइड बाहर वाली मेम्ब्रेन से क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, अंदर की तरफ जाता है और ईयर ड्रम में पहुंच जाता है। सिमिलरली ईयर ड्रम मूव्स आउटवर्ड व्हेन अ रेयर फ्रैक्शन रीचेज इट। तो ईयर ड्रम बाहर की तरफ आता है जब, देखिए कंप्रेशन का मतलब होता है पास पास होना, रेयर फ्रैक्शन का मतलब होता है दूर दूर होना। तो पहले पास वाली जाती है आवाज़, फिर उसके बाद वो अंदर पहुंच जाती है, फिर वो थोड़ी रेयर फ्रैक्शन में मतलब दूर दूर होकर के हम लोगों को अंदर तक पहुंचती है। क्योंकि वाइब्रेशन तो तभी होती है ना जब कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, तभी कोई भी चीज़ वाइब्रेट हो सकती है। तो यही वाला पूरा प्रोसेस चलता है हमारे ईयर ड्रम में। द वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाइड सेवरल टाइम्स बाय 3 बोन्स। तो जो हम आवाज़ सुनते हैं उसकी एम्पलीफिकेशन होती है हमारे कान में, मतलब वो उसको बढ़ाया जाता है, 3 बोन्स उसको बढ़ाती है, एक तो हैमर, एक एनविल और एक इसको स्टिरअप कहते हैं। मिडिल ईयर में ये सब हो रहा होता है। मिडिल ईयर फिर ट्रांसमिट करता है जो एम्पलीफाइड जो बढ़ी हुई आवाज़ है उसको, प्रेशर वेरिएशंस को रिसीव फ्रॉम द साउंड वेव टू द इनर ईयर। तो देखिए जो मिडिल ईयर होता है जिसने वाइब्रेशंस को रिसीव किया होता है, रिसीव करने के बाद एम्पलीफाई मतलब उसकी आवाज़ को बढ़ा देता है, मिडिल ईयर में ये सारा काम हो जाता है। फिर मिडिल ईयर से ट्रांसमिट होता है द एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशंस रिसीव फ्रॉम द साउंड वेव टू द इनर ईयर। तो जो एम्पलीफाई हो चुकी होती है मिडिल वाले ईयर में, फिर वो एम्पलीफिकेशन होता है, वो साउंड एम्पलीफाई होकर के फिर इनर ईयर में अंदर वाली तरफ कान में पहुंच जाती है। इन द इनर ईयर द प्रेशर वेरिएशंस आर टर्न्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय द कोक्लिया। तो फिर जो ये इलेक्ट्रिकल इनर ईयर में जो ये प्रेशर वेरिएशंस थे ना, प्रेशर वेरिएशंस थे, फिर इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसमिट किया जाता है, आर सेंड टू द ब्रेन बाय ऑडिटरी नर्व एंड द ब्रेन इंटरप्रेट देम एज साउंड। फिर उसके बाद जो प्रेशर वेरिएशंस थे उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ब्रेन में पहुंचाया जाता है, सेंड टू द ब्रेन बाय ऑडिटरी नर्व। तो जो ऑडिटरी नर्व होती है उसकी हेल्प से ब्रेन में पहुंचा देते हैं, ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि अच्छा ठीक है क्या साउंड है, और फिर उसके बाद साउंड को वापस भेज दिया जाता है। तो यही पूरी स्टोरी थी इसकी। तो यहाँ पर ये आपको ये कान के स्ट्रक्चर बनाने को आएगा कि पिन्ना वाला रीजन होता है, यहाँ से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। फिर उसके बाद ये 3 पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट को पिन्ना कहते हैं, फिर मिडिल पार्ट में हैमर होता है, एनविल होता है, स्टिरअप होता है। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ को बढ़ाने के काम करते हैं। मिडिल ईयर में जो आवाज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है। फिर प्रेशर वेरिएशन होते हैं, कंप्रेशन रहता है, फिर रेयर फ्रैक्शन रहता है। फिर उसके बाद ये जो ऑडिटरी नर्व के थ्रू अंदर की तरफ जाता है। फिर आगे इनर ईयर में जो प्रेशर वेरिएशंस थे, प्रेशर वेरिएशन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फिर हमारा माइंड उसको इंटरप्रेट करता है कि क्या क्या थी चीज़ें, और फिर हमें कोई भी चीज़ समझ में आ जाती है, सुनाई दे जाती है। तो यही सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है। और वही ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन एम्पलीफाई होती है, 3 बोन्स स्पेशल मतलब याद रखिए कि 3 बोन्स हैं जो कि एम्पलीफाई करती है आवाज़ को, हैमर, एनविल और स्टिरअप मिडिल ईयर में। फिर मिडिल ईयर से प्रेशर वेरिएशंस ट्रांसफ़र हो जाते हैं इनर ईयर को। इनर ईयर में प्रेशर वेरिएशंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है कोक्लियाज के थ्रू, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन में भेज देते हैं और ऑडिटरी नर्व के थ्रू और इंटरप्रेट कर लेता है और हम चीज़ को समझ पाते हैं। तो अब हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।